जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं चर्चा इस बात की करने वाला हूं कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं और 8 अक्टूबर के जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, प्रतियोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, जेजेपी है, इंडियन नेशनल लोक दल है, बीएसपी है, चंद्रशेखर जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। सबकी अलग अलग राजनीति है, सब पार्टियों की अलग अलग राजनीति है, सब नेताओं की अलग अलग राजनीति। सबकी राजनीति मुझे समझ में आ रही है, केवल एक व्यक्ति की राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैं आप लोगों का मार्गदर्शन चाहता हूं, अगर आपको उनकी राजनीति समझ में आ रही हो, लेकिन मैं उनके बारे में संदर्भ बाद में लूंगा। पहले बाकी लोगों की राजनीति जो मुझे समझ में आ रही है वो मैं अपनी तरफ से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला, राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति मुझे समझ में आ रही है कि हरियाणा के अंदर उन्होंने एक तरह से फ्री हैंड दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि करीब झज्जर है, रोहतक है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, इस इलाके से ही करीब 30 सीटें, 27, 28, 30 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली और सरकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र का होगा। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा है, बाकी क्षेत्र हैं, सिरसा है, हिसार है। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछली बार मान नहीं दी गई थी कांग्रेस ने, उसकी वजह से उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है। उन्होंने महसूस किया है कि हुड्डा जी को कमान हरियाणा की दे देनी चाहिए और उन्हें पूरी तरह से चुनाव प्रचार करने की छूट दे रखी है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी को करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब ये दोनों बात कैसे सच है? हस्तक्षेप नहीं भी कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को ये मैसेज पिछले 1 साल से देना शुरू कर दिया है कि हम हरियाणा के साथ हैं। याद होगा जब वो गाड़ी से जा रहे थे, एक गांव के अंदर रुके थे, खेत के अंदर गए थे, धान की रोपाई उन्होंने की थी, ट्रैक्टर उन्होंने चलाया था, किसानों से उन्होंने बात की थी, किसानों को अपने घर बुलाया था, महिलाओं को बुला के उनको खाना खिलाया था। वो उन्होंने एक प्रकार के हरियाणा के लोगों के साथ वो खड़े हैं, ये बात उन्होंने दिखा दी थी। जब एक महिला को उन्हें लगा कि इसको देखने में कोई परेशानी हो रही है, तो बाकी महिलाओं ने बताया कि इसको कैटरेक्ट का ऑपरेशन इसका होना है, इसको दिखाई ठीक से नहीं पड़ता है। तो राहुल गांधी ने, जो एक नेता को करना चाहिए, 2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन करा दिया था और आज वो महिला स्वस्थ है। तो आप रैली करें, आप सभाएं करें, आप पदयात्रा करें, इससे ज्यादा अच्छी रणनीति होती है कि जनता के दिल में स्थान बनाएं। क्योंकि हर जगह तो आप रैली कर नहीं सकते पूरे हरियाणा के अंदर, कश्मीर भी आपको देखना है, हर जगह आप जनसभाएं नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी आपको पता है कि जब जनसभा होती है तो जनसभा के अंदर जो भी लोग आते हैं उसमें 90% आपके ही पार्टी के समर्थक होते हैं और उन्हें करने की आवश्यकता तो पहले ही कन्विंस है कि आपको वोट देना है। कांग्रेस का समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाएगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कांग्रेस के रैली में जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो वोट देगा तो वो 500-700 रुपए जो उसको मिलते हैं उसकी वजह से वहां पे जाएगा। लेकिन ये एक ही घटना पानीपत की, जो राहुल गांधी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को और ग्रामीण जनता को और सब लोगों को मैसेज दे दिया कि जब मैं अमेरिका गया था तो एक युवा से मेरी मुलाकात हुई थी, अमित नाम के, जो वहां चोटिल हो गया था, और जब उससे बात की तो उसने कहा मैं पानीपत का रहने वाला हूं और राहुल गांधी ने उससे वादा किया था कि जब मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा तो पानीपत में जाके तुम्हारे परिवार से मिलूंगा, और वो मिल लिए। वादा पूरा हुआ। पूरे देश को, पूरे विश्व को मैसेज मिल गया कि राहुल गांधी अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो मीटिंग करना, पदयात्रा करना, ये सारी से बेहतर है जो राहुल गांधी ने पानीपत के अंदर जाके अमित के परिवार से वो मिले। नंबर 1। नंबर 2, मुझे भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए अगर, तो वहां पे मोदी जी अमेरिका चले गए 3 दिन के, जबकि मोदी जी का जो सबसे बड़ा शौक है वो चुनाव प्रचार करना है।
बहुत सारी मीटिंग्स करना है, रोड शो भी करना है। लेकिन हरियाणा चुनाव में ऐसा कैसा हृदय परिवर्तन हुआ है मोदी जी का कि ऐन चुनाव के पहले 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है, 20, 21, 22 बिल्कुल 3 तारीख से कन्वेंसिंग बंद हो जाएगी, प्रचार बंद हो जाएगा। 12-13 दिन का टाइम है और मोदी जी अमेरिका चले गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी रणनीति यह है मोदी जी की कि वो जानते हैं हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी आने वाली, तो हारने के बाद जब पूछा जाएगा कि मोदी जी आपकी वजह से चुनाव हार गए, आपका बजट नहीं चल रहा, तो मोदी जी कहेंगे मैं तो भाई अमेरिका गया था, मुझे क्या पता, अब खट्टर जी जाने। अच्छा, अमित शाह जी भी हरियाणा चुनाव से बच रहे हैं। इस समय अमित शाह जी का दौरा हो रहा है झारखंड का, जबकि झारखंड में तो चुनाव है नहीं। अमित शाह जी, अगर मोदी जी मान लीजिए अमेरिका चले भी गए होते तो अमित शाह जी को हरियाणा में बैठ जाना चाहिए था जाके, लेकिन वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो झारखंड जा रहे हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, लेकिन वो हरियाणा नहीं जा रहे। तो मोदी जी से शायद लेसन लेते हुए अमित शाह जी ने निर्णय लिया कि मैं हरियाणा से दूर रहूंगा, क्योंकि हार का ठीकरा मेरे सिर पे क्यों फूटे। मोदी जी तो निकल लिया अमेरिका, मैं काहे के लिए दोष लूं, तो वो झारखंड चले गए। अब सारा का सारा जो है वो नायब सिंह सैनी साहब के और मनोहर लाल खट्टर के सिर पे आ गया। तो मनोहर खट्टर भी बहुत ज्यादा चुनाव में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो जानते हैं कि चुनाव के अंदर उनकी क्या स्थिति हो रही है। गांवों के अंदर उनका विरोध हो रहा है, दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, गांव गांव के अंदर विरोध हो रहा है, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, लोग लठ डाल के बैठे हुए हैं। और किसान कह रहे हैं जैसे तुमने हमको दिल्ली नहीं आने दिया, हम तुमको हरियाणा में नहीं आने देंगे, हम तुमको गांव के अंदर नहीं आने देंगे। तो परेशानी खट्टर साहब, लेकिन खट्टर साहब भी 9.5 साल आनंद लेके वो अपना दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बन गए। अब सारा का सारा दारोमदार नायब सिंह सैनी पे आ गया। नायब सिंह सैनी साहब का कोई सुन नहीं रहा, बड़े बड़े नेता नहीं सुन रहे कि वो तो उम्र में कम है, नए नेता हैं, और पुराने नेता राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जैसे बड़े बड़े नेता हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो नायब सिंह सैनी सुनेगा कौन। अच्छा, गोपाल कांडा की भी राजनीति समझ में आ रही है। गोपाल कांडा इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके खिलाफ रोहताश जांगड़ा इलेक्शन लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। अब रोहताश जांगड़ा ने तो टिकट वापस ले लिया और उन्होंने खुलेआम गोपाल कांडा का समर्थन कर दिया। और गोपाल कांडा ने भी अनाउंस कर दिया कि सरकार बनेगी तो आईएनएलडी की, उनकी जो क्षेत्रीय पार्टी है गोपाल कांडा की, उसकी और भारतीय जनता पार्टी की। इसका माने उन्होंने ये भी खोल दिया कि आईएनएलडी भी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। अब आज की तारीख में हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो या तो बीजेपी समर्थक हैं या बीजेपी के विरोधी हैं। तो अगर गोपाल कांडा ने अपने को और आईएनएलडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ संबद्ध कर लिया, तो इसका माने उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कांग्रेस के बाद चला जाए, जो प्रो बीजेपी वोट है वो हमारे पास आए। तो इसका माने उन्होंने बीजेपी का भी नुकसान कर दिया और आईएनएलडी का भी नुकसान कर दिया। अच्छा, जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा बदनाम हो गई है, क्योंकि पिछली बार का जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था वो इस नारे पे लड़ा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार पहुंचा देंगे। अच्छा, जनता ने उनको 10 सीटें भी दे दी थी, आईएनएलडी को केवल 1 सीट मिली थी, जजपा को 10 सीटें मिल गई थी, क्योंकि उन्होंने यह नारा दिया था, वो एंटी बीजेपी प्लांक में लड़े थे। अब इस बार उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि शायद अपनी ही सीट पे वो जमानत बचा पाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी उनका कैंडिडेट तो कोई जीतने से रहा। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उसकी रणनीति और राजनीति मुझे समझ में आ रही है। मुझे एक व्यक्ति की रणनीति और राजनीति और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है वो समझ में नहीं आ रहा। अब ये बोलने से पहले मैं अपने दर्शक श्रोताओं से माफी मांगता हूं, लोगों से जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मैं केवल स्ट्रेटेजी का विश्लेषण कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की निंदा नहीं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उनकी जो रणनीति है उसकी विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलता हूं, मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम आते जाए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी और हरियाणा में 20 सीटें जीतेगी। जबकि वास्तविकता यह है, क्योंकि मैं हरियाणा के अंदर बैठा हूं तो मुझे पता है यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर आज पोजीशन है
भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत खराब है, जजपा की पोजीशन बहुत खराब है, आईएनएलडी की पोजीशन थोड़ी बेटर थी, लेकिन आईएनएलडी को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गोपाल कांडा ने जोड़ के आईएनएलडी की पोजीशन खराब कर दी। आम आदमी पार्टी की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं, कहीं फाइट पे नहीं है आम आदमी पार्टी। तो बेसिकली कांग्रेस डोमिनेटिंग फोर्स है हरियाणा के अंदर आज, और बाकी सब माइनर फोर्सेज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा पहला ब्लंडर तो उन्होंने किया कि 90 सीटों में चुनाव लड़ने का फैसला किया। दूसरा ब्लंडर उन्होंने ये किया कि उन्होंने विनेश फोगाट के सामने एक पहलवान लड़की को चुनाव लड़ा दिया। और तीसरा ब्लंडर उन्होंने कल मोहाली के अंदर कर दिया। मोहाली के अंदर जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो पदयात्रा की उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हरियाणा के अंदर सरकार बिना आम आदमी पार्टी के समर्थन से नहीं बनेगी, और जो भी सरकार बनाएगा उसको हमारी आवश्यकता होगी, हम किंग मेकर होंगे। अब ये सेंटेंस जो है बड़ा रिवीलिंग है भाई। इसका मतलब यह है कि आप जो है अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं और कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। यह बात तो समझ में आती कि कांग्रेस ने आपको सीट नहीं दी, आप कांग्रेस के अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट जरूर लड़ रहे हैं, हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने के साथ हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, हमारा कांग्रेस से समझौता होगा, कोई बात नहीं। और अगर आपको इतना भी पता नहीं है आज की तारीख में हरियाणा में कि कांग्रेस इज स्वीपिंग दिस इलेक्शन, तो आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी है। आप किंग मेकर बनेंगे, इसका माने आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं और आप कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, 8 अक्टूबर को तो पता चल ही जाएगा किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जहां तक मेरा अंदाजा है, कांग्रेस को 60 सीटों से कम नहीं मिलना है। 15 सीटों के करीब बीजेपी को मिलना है, और बाकी 15 सीटें इंडिपेंडेंट और छोटे आईएनएलडी और इन सबको मिल सकती हैं, जो मेरा अंदाजा है। और आम आदमी पार्टी को मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, मेरा अंदाजा जो है, और अंदाजा लगाने का सबको अधिकार है, गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, कि आम आदमी पार्टी को बहुत सारी सीटों पे जमानत बचाने में सफलता नहीं मिलेगी। अगर राहुल गांधी ने एक हाथ बढ़ाया था कि आप कुछ सीटों पे समझौता करिए, कुछ जगह आप लड़ाइए, कुछ जगह जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ अड़ी रही और बाद में 90 सीटों पे और विनेश फोगाट के साथ चुनाव लड़के उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ समझौता करने में इच्छुक नहीं। अगर चुनाव रिजल्ट में 7-8 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हैं, मान लीजिए, तब तो ये बात समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी सही थी। और अगर उनकी एक भी सीट नहीं मिलती है और जमानतें जब्त होती हैं, इसका मतलब राहुल गांधी के प्रस्ताव को उन्हें स्वीकार करना ही इंडिया गठबंधन के लिए और लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक था, जरूरी था, जो अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। और ये मैसेज देना कि हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, ये तो बहुत खतरनाक खेल है। ये तो पूरा एक आपका ऐसा वर्ग जो कि बीजेपी को नहीं जीतने देना चाहता, वो आपके साथ क्यों जाएगा? फिर वो कांग्रेसी के साथ जाएगा, क्योंकि आप तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा, इसका दूरगामी परिणाम प्रभाव आपको दिल्ली की सरकार चुनाव में भी दिखेगा, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद ही दिल्ली के चुनाव होने, और दिल्ली वालों को भी मैसेज मिल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल वाज ए स्पॉइलर और ही सपोर्टेड कांग्रेस टू डिफीट बीजेपी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, जजपा की राजनीति भी समझ में आती है, आईएनएलडी की भी समझ में आती है, बीजेपी की भी आती है, कांग्रेस की भी आती है। मुझे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी हरियाणा में समझ में नहीं आती, और उसका प्रभाव जो दिल्ली पे पड़ेगा वो भी समझ में नहीं आता। आपको समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।